नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 21 जनवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इस दैनिक क्विज को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप यूपीएससी एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के गूगल फॉर्म भरें और इस तरह से आपका 1 बाई 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप एक अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित एक पहल है। दूसरा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है और यह आम जनता के लिए खुला नहीं है। तीसरा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान का जश्न मनाना, इसे सभी के लिए सुलभ बनाना और भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक उन्नति के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या तीनों? तो दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। यह खबर पीआईबी में आई हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह 17 से 20 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसी में आप लोगों ने देखा होगा कि यह नमो 108, यह कमल के फूल की एक नई किस्म विकसित की गई है 108 पंखुड़ियों वाली। तो यह भी ध्यान रखेंगे, इसी में यह था और इस तरह से इसमें सभी के लिए, इसमें संपूर्ण विश्व के छात्रों, नागरिकों, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों एवं कलाकारों को व्यक्तियों एवं मानवता के कल्याण हेतु विज्ञान करने की प्रसन्नता का जश्न मनाने, अनुभव करने के लिए यह एक साथ लाता है। और दोस्तों, आपको बता दें, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विज्ञान भारती के संयुक्त यह पहल है और इसे पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। इसमें जो है देखा जाए तो पहला और दूसरा तो कथन सही है, यहाँ पहला और तीसरा कथन सही, दूसरा गलत हो जाता है। कह रहा है ना कि आम जनता के लिए खुला नहीं है, ये सभी के लिए है। तो इस तरह से दूसरा कथन गलत है, अतः इसमें उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। एक और तीन। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, न्यूट्रॉन तारे। तो दोस्तों, न्यूट्रॉन तारे सुपरनोवा के बाद विशाल तारों के गुरुत्वाकर्षण पतन से बनते हैं। दूसरा है, माना जाता है कि आकाश गंगाओं यानी मिल्की वे के केंद्रों में पाए जाने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल अरबों वर्षों में गैस और धूल के जमा होने से बनते हैं। तीसरा है, न्यूट्रॉन तारे का घनत्व एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के घनत्व के बराबर होता है। तो अब इसमें आपको बताना है कि केवल एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है या तीनों सही है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। आइए इससे संबंधित हम लोग देखते हैं, द हिंदू में आई हुई खबर है, आइदर ए मैसिव न्यूट्रॉन स्टार और लो मास ब्लैक होल फाउंड। तो यहाँ साउथ अफ्रीका की जो है लेबोरेटरी टेलीस्कोप से यह देखा गया है। तो दोस्तों, ये न्यूट्रॉन तारे होते क्या हैं? तो यह अंतरिक्ष में पाए जाते हैं जिनका भार सूर्य से 1.4 गुना अधिक होता है और इनका निर्माण तब होता है जब कोई बहुत भारी तारा नष्ट होता है और इस तरह से सौर मंडल के मुकाबले इनका भार 10 से 29 गुना तक अधिक रहता है और इनका इनकंप्रेसिबल घनत्व के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके ही न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। इसी कारण इन सितारों को न्यूट्रॉन स्टार नाम दिया गया और इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों, इनकी खोज 1930 के दशक में हुई थी। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन तारे कैसे बनते हैं इसके बारे में दिया है, तो इस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें जो है पहला कथन एकदम सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा इसका गलत हो जाता है, अतः उत्तर क्या होगा? एक और दो, यह सही है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी देश के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और उसकी मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार महत्वपूर्ण है।
दूसरा कथन है विदेशी मुद्रा भंडार के उच्च स्तर से देश के भीतर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर केवल एक, केवल दो, या एक और दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इससे संबंधित देखिए इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि फॉरेस्ट रिजर्व जंप 1.63 बिलियन टू 618.9 बिलियन। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि 12 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.634 अरब डॉलर बढ़कर के 618 अरब डॉलर हो गया है। तो दोस्तों यह जो है 2021 में अगर देखा जाए तो 645 बिलियन डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन पिछले साल से क्या हो रहा है कि वैश्विक उथल पुथल तनाव है, जिसके बीच केंद्रीय बैंक ने रुपए की रक्षा के लिए निधि को तैनात किया था, जिससे कि भंडार भी प्रभावित हुआ था। तो डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा पर संपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी इकाइयों की सराहना या मूल्य ह्रास का प्रभाव इसमें शामिल होता है। तो यह ध्यान रखेंगे कि यह मुद्रास्फीति पर दबाव नहीं डालता है। तो अब इसका उत्तर आप लोगों को पता चल चुका होगा। दूसरा कथन इसमें गलत है, पहला सही है, अतः उत्तर क्या हो गया? केवल एक सही है। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के जवाब में उत्परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि AMR को लेकर पूरा विश्व जगत चिंतित है। WHO भी लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है। भारत में भी इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। 2019 में ही देखा जाए तो 1.27 मिलियन लोग जो है इसी AMR की वजह से उनको दवा फायदा ही नहीं कर रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यह कि दवाएं, अब क्या हो रहा है कि लोगों को जैसे कोई रोग हो जाएगा तो उससे दवा फायदा ही नहीं करेगी। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। पशुधन और कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया में वृद्धि का एक कारण होता है और अंतिम में एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग से एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास में तेजी आती है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। थोड़ा सा AMR के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने सीधे गाइडलाइन जारी की है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दवाएं ना दी जाएं। और इस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से एंटीबायोटिक्स लिखने के संकेत और कारण का उल्लेख करना अनिवार्य बनाने का आह्वान किया है। और भारत सरकार ने रेड लाइन अभियान भी चलाया है। इस तरह से आप मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाएं अपने मन से नहीं ले सकते बिना डॉक्टर के पर्चे के। तो इस तरह से यह AMR में यही दिखाया गया है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, वायरल इन्फेक्शन है, कवक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परजीवी है, जैसे मलेरिया की दवा अपने मन से लोग ले लेते हैं, लेरियागो है, बहुत सारी। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल और एंटीहेलमिंटिक्स, इनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। अब क्या हो रहा है, ये खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लिए हैं क्योंकि लोगों ने पहले से इतना ज्यादा इंटेक कर लिया कि अब इसका फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। इसमें यह तीनों कथन सही है, अतः उत्तर इसका D होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि 2016 में आया हुआ है और आज की न्यूज में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? तो मिट्टी में नीम का तेल छिड़कने से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ जाता है। नीम कोटिंग से मिट्टी में यूरिया के घुलने की दर धीमी हो जाती है। दोस्तों आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसका उत्तर दीजिए। थोड़ा सा नीम कोटेड यूरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो यूरिया में नीम का लेपन लगाने पर लंबे वक्त तक इसका हम भंडारण कर सकते हैं और मृदा में यूरिया घुलती भी कम है। इस तरह से पेड़ पौधों के द्वारा यूरिया की पूरी मात्रा अवशोषित कर ली जाती है और यूरिया का नम भूमि पर डालने पर नुकसान भी नहीं होता है और मृदा में जो है उर्वरक की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ती है। इससे कृषि लागत में कमी भी आती है और कृषक का उत्पादन भी अधिक होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? B होगा, यानी यूरिया के घुलने की दर जिसमें मिट्टी में सिर्फ पौधों में डायरेक्ट पौधों को मिलती है और पौधों का विकास होता है, इससे उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो उत्तर इसका क्या हो गया? B हो गया।
अब बढ़ते हैं हम लोग आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे एडीएएस की, यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। तो दोस्तों यह भी देख सकते हैं कि सभी समाचार पत्रों में, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, स्वायत्त ड्राइविंग यानी कैसे भारत एक असंभावित बाजार अब एडीएएस गियर निर्माताओं के लिए आश्चर्य से भरा हुआ है। यानी ऐसी प्रणालियों की मांग ऐसे समय में आई है जब यहाँ स्वायत्त ड्राइविंग उपकरणों का प्रगतिशील लोकतांत्रिकरण हो रहा है। तो दोस्तों यह एडीएएस है क्या? तो लगभग सभी वाहन क्या होते हैं, दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटि के कारण होती है, तो जिन्हें उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली से टाला जा सकता है। तो दोस्तों यह एडवांस ड्राइविंग, यह देख सकते हैं असिस्टेंस सिस्टम से यह समस्याओं को टाला जा सकता है। तो दोस्तों एडीएस की भूमिका कार दुर्घटनाओं की संख्या, उन दुर्घटनाओं के गंभीर प्रभाव को कम करके मौतों और चोटों को रोकना है जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। घटनाएं होंगी लेकिन इससे क्या होगा कि मौत की घटनाएं कम हो जाएंगी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों यह एडीएस में जैसे पैदल यात्री का पता लगाना, कई बार देखते हैं गाड़ी आ रही है का एक सामने आ जाते हैं लोग, यातायात संकेत को पहचान, हाँ ब्लाइंड स्पॉट का पता लगाना, ये जीवन रक्षक प्रणालियां एडीएस अनुप्रयोगों की सफलता की कुंजी है। ये कैसे काम करेगा? तो ऑटोमोबाइल से जुड़े उपकरणों की अगली पीढ़ी की नींव है, यानी यह अपडेटेड वर्जन है। स्वायत्त वाहनों में तेजी से प्रगति हो रही है, तो स्वायत्त एप्लीकेशन जो है समाधानों को विभिन्न चिप्स में विभाजित किया जाएगा, जिसे सिस्टम ऑन ए चिप यानी इसको एसओसी कहा जाता है। तो यह चिप्स इंटरफेस और उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक इकाइयों के माध्यम से सेंसर को एक्चुएटर से जोड़ते हैं। तो ये सेंसर से हमें पता चल जाएगा, ये देख रहे हैं ना गाड़ी चल रही है, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, हाँ पार्क असिस्टेंट, हाँ इमरजेंसी ब्रेकिंग, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, हाँ यहाँ पर हमें पता चलता रहेगा कि कौन कब कहाँ, पैदल यात्री कहाँ पर हैं, कोई जानवर आ जाता है इनसे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये कैमरा है, ये लीडार है, यह अल्ट्रासाउंड है, इससे हम मौतों की संख्या को रोक सकते हैं, दुर्घटनाओं को हम कम कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि अगर यूपीएससी एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को जरूर भरें, और इस तरह से उस फॉर्म को भरेंगे तो आपका 1 by 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। इससे आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। और दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है कि यह जो है एडीएएस है क्या, ये प्रणाली है क्या, ये कैसे कार्य करती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है एएमआर क्या है। इन दो प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।